नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, मित्रों को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। सत्ता के नगाड़े कानों में तो गूंज रहे हैं, संसद के गलियारों में गूंज रहे हैं, देश में बिहार से लेकर तमिलनाडु तक गूंज रहे हैं। अब नगाड़े आप कहेंगे, आज के समय में नगाड़े वगैरह कहाँ बजते हैं? हाँ, मंदिरों में कहीं कहीं दिखाई देते हैं और वैसे कोई भव्य समारोह होगा तब नगाड़े बजते हैं। अब तो बहुत सारे सब सुपर संगीत आ गया है। लेकिन हाँ, सत्ता के नगाड़े जो एक ऐसा विषय है, क्योंकि राजनीति में अपराधीकरण हो या सत्ता का सुख हो, नगाड़े तो बजना ही है, जिसके लिए जो भी धूमधाम से जाते हैं। पहले राजा महाराजा जाते थे, अब सत्ताधारी नहीं जाते, प्रतिपक्ष भी जाता है नगाड़े बजाते हुए, लगता है बस कल ही सत्ता में आने वाला है। लेकिन सत्ता का सुख ऐसा हो, नगाड़े बजाने का सुख ऐसा हो कि भाई जेल में रहकर के भी सत्ता के नगाड़े बजते दिखाई दे। और इसलिए ये कहा जाए कि जिस समय संसद में एक ऐसा विधेयक लाया गया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री, पहली बार देश में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, ये सब यदि इनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा जो 5 साल तक जिसमें सजा हो सकती है, ऐसा मामला दर्ज होने के बाद 30 दिन तक जेल में रहने की स्थिति में, क्योंकि मुकदमा दर्ज होते ही तो फैसला होता नहीं है और इसलिए उसके बाद उनका इस्तीफा वो दे दे और नहीं देते हैं तो अपने आप उनका वो पद समाप्त होगा। एक क्रांतिकारी कदम, जैसा हमेशा कहते आए हैं कि जो इस पिछले 10-11 वर्षों में जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, अब ये कानून का रूप लेने में आप ये कह सकते हैं कि भाई लाया गया, पास कब होगा, संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें संविधान में परिवर्तन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, लेकिन लाकर के पूरी जनता लोकतंत्र में जो जनता की डिमांड है, वो तो कहते हैं चार्जशीट जो हो जाए, जिस पर बहुत ही हत्या के उसके मुकदमे हो, चार्जशीट से अदालत भी उसको स्वीकार कर ले, उसके बाद ही उनको चुनाव लड़ने की योग्य हो जाना चाहिए। लेकिन चलिए, वो न भी सही, इन्होंने तो केवल ये कहा है कि मंत्री और मैं खुद भी हूं, मैंने प्रधानमंत्री तो अपने को शामिल कर रहे हैं ना, और या पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएगा तब भी होगा, या वर्तमान प्रधानमंत्री होगा तब भी होगा, वो पद पर तो रहेगा नहीं प्रधानमंत्री, लेकिन तब उस पर मुकदमा नहीं चल सकता है क्या? क्यों नहीं चलता? प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो काम किया गया उस पर हो सकता है। अब इसी स्थिति में मैंने इसीलिए ये कहे कि राजनीति में अपराधीकरण पर वर्षों से, कम से कम 40-45 वर्षों से, मैं 50 वर्षों में तो रिपोर्ट लिखते थे अपराधियों के बारे में। 71 से आप समझिए, 1971 और टुडे 2025 अपराधियों पर कैसे राजनीति में है, कैसे माफिया से गठजोड़ होता है, चाहे वो ओपियम बेल्ट हो या अफगानिस्तान या दुबई तक जाने वाले मुंबई के बम कांड से जड़े हुए लोग या अपराधियों पर। और मेरा लिखना क्या, उसके बहुत पहले मैंने जो लिखते रहे वो रिपोर्ट भी लिखी, फिर उसके बाद संपादक बने या कॉलम लिखते रहे, तो उसमें लगातार मैं जो लिखता रहा हूं, तो मुझे ध्यान आया लोग ये न कहें कि आज ये सरकार है, इस कानून का समर्थन, सरकार की जय जयकार में नगाड़ा है कोई नहीं। ये 2008 की पुस्तक है, सत्ता के नगाड़े, आप देख लीजिए, कोई मेरा आज का नहीं है, वो कहीं भी आप यदि अमेजोन में या कहीं देखेंगे तो हो सकता है मिल भी जाए, नहीं तो मेरी वेबसाइट पर भी उसका डिटेल्स मिलेगा आपको। सत्ता के नगाड़े 2008 का है ये। उसके पहले के लेख है वो तो क्लिपिंग्स वगैरह में होंगे, इनमें भी कुछ ऐसे लेख हैं जो उससे भी पहले लिखे गए हैं। राजनीति के अपराधीकरण पर कितना ही लिखा गया, मैंने नहीं, उससे पहले एन वोरा कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? तब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी।
कब से इस तरह की रिपोर्ट वो दबा दी जाती थी कि अपराधियों के बारे में चर्चा नहीं करिए, हम तो जेल में रह करके राज करेंगे। और अंतिम जिसको कह सकते हैं कि घाव लोकतंत्र को यदि दिया है तो श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जो कभी ऑटो रिक्शा में बैठ के अखबारों के हमारे दफ्तर में आकर कहते थे कि मैं सूचना के अधिकार की लड़ रहा हूं, मुझे तो पद नहीं चाहिए। कई टेलीविजन चैनल में मुझे लड़ते लगते थे जब वो आंदोलन कर रहे थे मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, तो मैं कहता था राजनीति में क्यों नहीं आते। तुमने कहा मैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं। कुछ टीवी चैनल्स के पुराने रिकॉर्ड यदि आप निकाल करके देख लेंगे, मेरे और अरविंद केजरीवाल के जहां पर संयुक्त होगा अन्ना आंदोलन से या उससे भी आस पास का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन जब आ गए तो कहा मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं जेल में रहूंगा। कोर्ट ने कह दिया, अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया आप चलो, अब चूंकि कानून में लिखा ही नहीं है कि इस्तीफा देना है, नैतिकता तो कोई संविधानवेत्ताओं ने, हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी तो के आदर्शों को पालन करने वाले नेताओं ने, सरदार पटेल ने कभी ये सोचा होगा कि ऐसा भी देश में नेतृत्व आएगा जो कहेगा जेल में स्वतंत्रता सेनानी रहते थे, वो तुलना उससे स्वतंत्रता सेनानी से करते हैं केजरीवाल एंड कंपनी या लालू यादव एंड कंपनी। और राहुल गांधी जो यादव अब भी कह लें कोई, तो अब तो उनको पिछड़ा वर्ग सबसे प्रिय है। वो मुझे लगता है कि नाम भी बदलने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो पिछड़ा कर करके कि हमें तो उन्हीं की लड़ाई में लड़ रहा हूं, वोट भी उनको चाहिए। तो उनको भी डर है कि कहीं जेल जाना पड़ा तो फिर क्या होगा, तो वहां से सत्ता चल सकती है कि नहीं। वरना इतना विरोध, भाई आप नैतिकता के आधार पर दे दीजिए, किसी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, नहीं धर्म के मानने वाले हों, नैतिकता है महात्मा गांधी का नाम। लेकिन इसीलिए मैं कहूंगा कि जिस तरह की सत्ता के नगाड़े कानों में गुंजाना जरूरी है, नेताओं को विभिन्न पार्टी, उसमें डीएमके भी शामिल है, उसमें अन्य हो सकता है एनडीए के भी कुछ लोग दुखी तो होंगे, चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार तो करते हैं, चूंकि सबकी आवश्यकता उनकी भी है और बीजेपी को भी अच्छा है, चलिए वो साथ दे रहे हैं। लेकिन हाँ, सबको भय तो रहता ही है सत्ता का। हो सकता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी हो। देखिए, मैं क्लीन चिट नहीं देता, मैं तो कहता हूं कि जिन पर आरोप रहे उन पर कार्रवाई करने में नरेंद्र मोदी तो कतई मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसे संसद में जब अमित शाह गृह मंत्री जिन्होंने बिल पेश किया विधेयक लोकसभा में, जब उन पर प्रहार करने लगे कांग्रेसी और अन्य दल मिलकर के, और हल्ला गुल्ला तो जैसा पूरा सेशन बर्बाद ही किया गया है संसद का सत्र, उसमें जब चिल्लाने लगे कि आपने क्या किया, उन्होंने कहा मैं गृह मंत्री था गुजरात में जब मुख्यमंत्री मुझ पर आरोप लगे, अनर्गल आरोप लगे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट से जिसको बाकायदा मुझे दोष मुक्त कर दिया गया। इसलिए मैंने तो जब मुझे आरोप लगे और मैंने पद को छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो अमित शाह पर या किसी पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता नरेंद्र मोदी के रहते हुए कि उन पर आरोप रहते हुए उनको मंत्री पद पर रखा गया। अब सवाल यह है कि हाँ, कोई राजा है, कोई प्रजा है। राजा से याद आया आपको मनमोहन सरकार के मंत्री, ऐसे कितने ही मंत्री, कई आए कई गए। और लालू यादव कहा हाँ उन्होंने इस्तीफा दिया था। श्रीमान, मैं बिहार को वर्षों से फॉलो करता रहा हूं, आज भी करता हूं। वो तब मुझे तो दया थी उस समय, मैंने कुछ कई बार लिखा भी था कि दया आती है जिनको एकदम जैसे कह सकते जबरदस्ती बना दिया गया। राबड़ी देवी जी तो कोई ज्यादा उनका तो राजनीतिक अनुभव था, न प्रशासनिक था। मैं शिक्षा पर तो ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। एक वरना नहीं, महिला को नेतृत्व मिले अच्छी बात है, पंचायत में मिले, नगर पालिका में मिले, संस्थाओं में मिले, लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो वो तो जेल से, मैं जानता हूं कोई उसकी पुष्टि करा ले, जेल से ही, तब भी जेल चलाई जाती थी, वहां से फाइल जाकर के कोई विश्वसनीय आदमी, सरकार अपनी है, वही जाएगा वही चलाएगा। तो इसलिए सत्ता के नगाड़े के साथ एक दूसरी पुस्तक का भी मैं जिक्र करूंगा, चरित्र और चेहरे, गांधी का, डॉक्टर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का। ये भी इसमें भी उल्लेख है अपराधीकरण पर संसद की गरिमा को, न्यायपालिका की गड़बड़िया, न्यायपालिका के न्याय को।
तो ये मत कहिए कि मैं कोई आज ये बात कहना चाहता हूं। इसके खिलाफ संघर्ष तो मैं कोई सड़कों पे करने वाला नहीं हूं, पत्रकार हूं। मैं जनता की आवाज जो एक सामान्य पत्रकार के नाते कह सकता हूं, संपादक हूं, एडिटर्स गिल्ड का अध्यक्ष रहा हूं, चाहे पद्मश्री रहा हूं, उससे क्या है, उससे मुझे कोई ऐसा लाभ तो नहीं मिला है ना। ये सब लाभ की डिग्रियां होती हैं जो पद लोग समझते हैं पदनाम। सवाल यह है कि हम तो इसी बात के लिए थोड़ा बहुत जो समाज में लोग हमारी सुनते हैं या लिखे हुए संपादक के रूप में कई संस्थानों में, और चारा कांड जब छापा तब से मैं मानता था कि इनको जेल क्यों नहीं हुई, जेल कितने वर्षों बाद जाकर के हुई। उसी तरह से जो नेता खुद बड़ा ही बड़े बयान देते रहे, जयप्रकाश जी के नाम को लेके तो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और जितने बैकवर्ड कहे, समाजवादी कहे, जितने नेता आए, और मैं नहीं कहता जयप्रकाश जी का समर्थन कोई संघ या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी, उस समय उन्होंने भी पूरा साथ दिया। और इसलिए जो नैतिकता की बात करते हैं, यदि वो केवल बात करते रहे, उसके बजाय उसे लागू करने का प्रयास न करें, और जब प्रयास हो रहा हो तो पूरे सदन में हंगामा, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे, वो तो अपनी जगह है ही, उनको तो चुनाव की प्रक्रिया से ही है। फर्जी आंकड़े चला दिए, अब तो सिद्ध हो गया। सीएसडी का संजय कुमार प्रतिष्ठित माने जाते रहे, लेकिन उनकी संस्था की तरफ से उनके लेख और उसके आधार पर उनके आंकड़ों पर कांग्रेस खेल गई और जाके दुनिया भर में प्रचार करते रहे, वो बिल्कुल झूठा साबित हो गया। उसके बाद भी आप वोट चोर कर रहे हैं। तो मैंने न संसद की सुनना है, न चुनाव आयोग की सुनना है, न भाई पार्लियामेंट की संसदीय समिति में तो सभी दलों के सदस्य होंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, ये भी अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन नहीं, सत्ता का सुख ऐसा है, जैसा मैंने कहा, कि चरित्र और चेहरे। इसलिए पुस्तकों के नाम मैंने उसी तरह से, जब भी हमारे प्रकाशक मुझे कहते थे, बाद में फिर इंग्लिश में मैंने सोशल रिफॉर्म इंडिया, वो अलग है, लेकिन मेरा ये मानना है, या पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स और इंडियन जर्नलिज्म, कीप इट क्लीन, वो भी मेरा है। इसलिए मैं हमेशा खुली चुनौती देता हूं। लोग कहते हैं पत्रकारों का, मैं कुलदीप नायर जी की इस बात से समर्थक रहा हूं कि पत्रकारों का भी इनकम टैक्स, ये वो सारा सार्वजनिक, जैसे चुनाव आयोग कहता है ना, उम्मीदवारों को करना चाहिए, उनका भी डिक्लेयर कर देना चाहिए। मैं तो उसके लिए सक्षम हूं, जो भी चाहे जांच करा ले। कितनी सरकारें आई मेरे खिलाफ, लालू यादव भी कभी जेल भेजने के इरादे में भी थे जब मैं पटना में संपादक था, या कई और पार्टियों के लोग भी नाराज रहे, कभी अर्जुन सिंह नाराज हुए, कभी राव के खिलाफ किताब लिख दी, राव के बाद कौन, तो वो भी अंदर से नाराज हुए, चाहे सामने तो प्रधानमंत्री के रूप में मिलते रहे। 2G छापा तो मनमोहन सिंह को कोई कष्ट नहीं था। मनमोहन सिंह, आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट दीज पीपल, दिस इज एज ए डायरेक्ट कोट एंड कोट व्हेन आई टॉक्ड हिम। जब मैंने उनसे कहा था कुछ ऐसे बालों में कि घोटाले हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं, खुद मत बोलिए, लेकिन क्या इसमें बारे में और भी डॉक्यूमेंट है, नो आई डोंट वांट टू, तो ही डोंट वांटेड टू, मैंने, वो तो किसी से कन्फ्रंटेशन ही नहीं चाहते थे। आप भी खुश रहे, मैं खुश रहूं, मैं सत्ता के सिंहासन पर रहूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, वो सबको नाराज करने में लगे रहते हैं, चाहे उनकी पार्टी नाराज इस रूप में कि भाई मैं करूंगा तो वही जिन आदर्शों पर आया हूं। जैसा मैं कहता हूं, भाई आप जो है जांच कर लीजिए। आप, लालू यादव ने तो बड़ी धमकियां दी थी ना, प्रेस में तो आग ही लगा दी थी, तो जान के दुश्मन भी थे। गाड़ी में मैं एक कुछ अपना ऐसा बंदूक व गोली तो मेरे पास थी नहीं, गुत्ती टाइप की कोई चीज, किसी हाजीपुर क्या को मेला लगता है, वहां से लेकर के आया था, ताकि वो लगे परिवार को कि हाँ मेरे पास कुछ सुरक्षा बचने का साधन है, जबकि कोई गोली में चलाएगा तो कहां बचते। तो तैयार रह करके प्रधानमंत्री भी यही कह रहे, भाई जो करना हो आप हटा लो, बटा लो, गिरा दो, यदि दम है, लेकिन हमें जिन सिद्धांतों के लिए हमें करना है, और यही इसी बात पर मैं इस विधेयक का, इस कानून का अपेक्षा करता हूं कि कोई संशोधन हो, बताए उसमें और कोई तरीका हो सकता है कि कहां है। अब नहीं जी, हमें तो ईडी पे भरोसा नहीं, इनकम टैक्स भरोसा नहीं। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी, कल आपकी भी सत्ता होती है तो वही एजेंसी काम करती है, और जब नहीं होती तो न्यायपालिका, तो आपको इसमें यह नहीं लिखा है कि उसका हमेशा के लिए मंत्री पर चला जाएगा। यदि वो ऐसी स्थिति आती है तो उनको वापस सत्ता में आने का, मंत्री पद पर बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का किसी को भी अधिकार रहेगा। ये तो पहले से कानून है। अब ये कहना कि ईडी कोई सजा देता है क्या?
ईडी जो है या इनकम टैक्स है या सीबीआई है, वो मामला दर्ज करता है और दर्ज करने के बाद उसके ऊपर न्यायालय ही निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत के दरवाजे खुले रहते हैं। तो सत्ताधारियों को भरोसा है अपने वकीलों पर, कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी एंड सो पूरी लंबी कतार है। एक मीडिया में आने के लिए, देश दुनिया में जाने के लिए हम अधिकारों को लड़ रहे हैं। नहीं जी, संविधान को मैं तो मानता हूं कि जिस समय संविधान संशोधन का पूरा एक आयोग बना था, अब पूरे संविधान में बदलाव की जरूरत है। समय बदल गया। महात्मा गांधी होते तब भी वो यही कहते कि बदल दो, चूंकि अब वो नहीं है, जमाना अंतरिक्ष का यदि चला गया है तो वो नहीं कहते कि तू बैलगाड़ी में जा और झोपड़ी में रहे। वो भी कहते कि हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है और नैतिकता का यदि ऐसा नहीं है तो उसको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। आधार वो तो अपने ऊपर ही लगाते थे, उस समय अनशन का जमाना था और आजादी के पहले की बात थी। तो मेरा निवेदन है कि इसमें आपत्ति यही है कि नहीं साहब, एजेंसी का दुरुपयोग करके आप जेल भेज देंगे। अरे अब अगले दिन जमानत हो जाती है, रात को 12 बजे आप अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोले उनके लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, जिक्र करना नहीं चाहता, अदालत की मैं बड़ी सम्मान करता हूं, लेकिन चलिए उसको न्याय कह देते हैं। दूसरा कोई यदि 20 साल तक जेल में पड़े रहते हैं, उनके लिए तो न्याय मिलता नहीं है न्यायपालिका से। न्यायपालिका भी जितना एक्टिविस्ट हो गई। अब देखिए, वो सुदर्शन रेड्डी जी जिस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे तो हम उनके लिए, न्यायाधीश के लिए मानता हूं कि न्याय के दरवाजे थे, लेकिन अब तो उन्होंने खुद ही अपने बता दिया, मैं तो सोशलिस्ट विचारों का था। और सलवार जुडूम, नक्सल, जिसके खिलाफ भी मैं 40 वर्षों से लिखता रहा हूं, उसके सलवार जुडूम को खत्म करने के लिए उन्हीं आदिवासियों के हाथ में जो था, ताकि नक्सल समस्या कब की खत्म होती। ये अलग बात है कि बाद में वही पुलिस में भर्ती हुए बेचारे सलवार जुडूम वाले, उन्होंने जाके अब नक्सल 1 साल में खत्म होने की उम्मीद खुद गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं। उनके सलवा जुडूम को खत्म करने का जो आदेश दिया। भोपाल गैस कांड से जुड़े हुए कुछ मामलों के बारे में भी लोग बताते हैं, इसका मैंने पूरे डॉक्यूमेंट देखे नहीं है, लेकिन उसमें भी कहां किस मामले में उन्होंने कह दिया नहीं, उसको रिट याचिका को भी रद्द कर दिया। तो अब ठीक है, उनको बड़े लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, उसमें कहीं सरकार में कोई निर्दोष है तो उसको भी माफ कर देंगे। लेकिन अब वो न्यायाधीश के पद पर रहने के बाद क्या होता है, दूसरे पद जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में भी विचार कर सकती है ऐसी सुप्रीम कोर्ट, वहां न्यायाधीश रहने के बाद आप जानते हुए कि आप पराजित होने वाले हैं, बहुमत नहीं है, कह दीजिए कि नहीं नहीं वो सबकी अंतरात्मा की आवाज, ये विवी गिरी का जमाना नहीं है जिस समय अंतरात्मा की आवाज इंदिरा गांधी लगाई थी। बाद में तो सब पार्टी के हिसाब से भविष्य को देख करके चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भविष्य देखा था, तभी तो इंदिरा गांधी सत्ता में रही। ऐसी स्थिति में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो सारी लक्ष्मण रेखाएं पार की जा रही हैं। और इसलिए मैं फिर एक और पुस्तक का हवाला जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने दे चुका, कि सिंहासन का न्याय। अब वो न्यायपालिका का हो, ये भी मेरी ही पुस्तक है, बहुत पहले की पुस्तक है, इसलिए सबका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ कि आप इनमें पढ़ सकते हैं कि मैं कब से लिखता रहा हूँ। ये भी 35 साल पुरानी किताब है, सिंहासन का न्याय। तो जो सिंहासन पर बैठा है उससे न्याय की अपेक्षा होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पे बैठा हो या देश के सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हो। क्यों? क्योंकि भारत का जो जनता है ना, ये चित्र देखिएगा आप, ये चित्र देखिएगा, इसका शीर्षक है आस्था का आंगन। मेरी भारत माता का आस्था का आंगन है, वहां पर आस्था होती है। हम अदालत जा रहे हैं मतलब न्याय मिलेगा, कोई 10 रुपए लेकर के नहीं, हमें मुफ्त में भी न्याय मिल सकता है। ये अपेक्षा गांधी के देश की है, इस गरीब, इन महिलाओं की, इस बच्चों की, इन पुरुषों की, बुजुर्गों की। आस्था का आंगन जिन सत्ता पर है, वो कहते हैं हम जेल में रह के सत्ता चलाएंगे। फैसला जनता करे, संसद जो करेगी करेगी। मैं तो यही कहूंगा कि आस्था के आंगन में सत्ता के नगाड़े जरूर बजते रहे, लेकिन सिंहासन का न्याय मिलता रहे। विक्रमादित्य के काल से ये हमें सीखा है। मैं विक्रमादित्य की नगरी का हूं, जहां टीले पर बैठ करके भी कोई सोचने लगता था कि क्या मैं इस टीले पर बैठ करके भी विक्रमादित्य की तरह न्याय कर सकता हूं। उम्मीद करें न्याय किया जाए जनता के साथ, और अपराधियों को जेल में किसी भी कीमत पर राज न करने दिया जाए, कानून को देर सवेर पास किया जाए। एडिटर साहब में ही विराम देते हैं, आप एडिटर साहब देखते रहें।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे भी मुझे अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।